हेलो गाइस, सवालों में जाने के पहले हम आपको ये बता दें कि आपको एक बार हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना है। उसमें टेलीग्राम, ज्योमेट्री का जो प्लेलिस्ट है उसका, रेशियो का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दिया हुआ है। तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगेगा वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए सवाल में। एक बार वीडियो को पॉज करके आप सवाल को पढ़ लीजिए, खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए। सवाल अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप हमारा सोल्यूशन देखिएगा। देखिए कहा गया है PQR एक ट्रायंगल है। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये है P और ये है Q और ये है R। अब कहा गया है आपसे कि 3 अल्टीट्यूड डाला गया। पहला है क्या, PX, दूसरा क्या है QY, ये है आपका Y, और तीसरा क्या है RZ। ये 3 अल्टीट्यूड आपका डाला गया है। अब कहा जा रहा है आपसे कि तीनों जो है वो मिल रहा है एक दूसरे से कहाँ पर, ऊपर, है ना। ऊंचाई का मतलब अल्टीट्यूड होगा, ध्यान रखिएगा। अगर ऊंचाई लिखा हुआ रहे तो ऊंचाई और लंब दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो ऊंचाई का मतलब समझना है अल्टीट्यूड। अब कहा जा रहा है कि PX जो है यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी लंबाई 8 है और PO की लंबाई 6 है। ये आपको 6 दिया गया है, तो OX कितना बच जाएगा, 2। हालांकि देखने में उल्टा लग रहा है, लेकिन जैसा सवाल में दिया गया है उस हिसाब से PO हमारा 6 है और OX हमारा 8 है। अब कहा जा रहा है कि OQ भी आपका दिया हुआ है जो कि 4 है, और पूछा गया है आपसे OY। अच्छा, QY पूछा गया है, मतलब Q से लेकर Y तक। ठीक है, तो देखिए हम प्रयास करते हैं कि थ्योरी में जितना भी कॉन्सेप्ट हो सारा बता दिया जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ रह जाता है, छूट जाता है, तो उसको हम सवाल में देख लेते हैं। जैसे देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना है आपको कि कभी भी ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है POY, ये एक ट्रायंगल बना, ये वाला ट्रायंगल, और QOX, ये 2 ट्रायंगल, ये दोनों क्या होगा, हमेशा ही सिमिलर होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर ये थीटा हम लेते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बंधु, थीटा हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है ही, ये 90 डिग्री है ही। तो तीसरा एंगल अगर इसमें हम अल्फ़ा लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, थीटा प्लस अल्फ़ा 90 होगा हमेशा, क्योंकि एक एंगल आपका 90 है। तो तीनों एंगल हमारा मतलब इक्वल हो गया, तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर सिमिलर हो जाएगा तो देखना ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, PO इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का कर्ण है और OQ इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का कर्ण है। तो दोनों का रेशियो क्या है, बोलिए, दोनों का रेशियो क्या है, 3 और 2 का। ये 3 है, ये 2 है। कौन सा 3 है, PO बटा OQ बराबर क्या है, 6/4 यानी 3/2। तो उसी तरह से अल्फ़ा के सामने वाला साइड इसमें और अल्फ़ा के सामने वाला साइड इसमें 3 और 2 के अनुपात में होगा, है ना। जो हमको निकालना है, मान लो कि जो निकालना है उसका वैल्यू हम मान लेते हैं x, स्मॉल x, कैपिटल X यहाँ है, स्मॉल x हमने किसको मान लिया, OY को, जो कि इस वाले ट्रायंगल में अल्फ़ा के सामने है। तो ऊपर में हम x को रखेंगे, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल का हम पहले ले रहे हैं और इस वाले ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजा हम बाद में ले रहे हैं। तो इसमें अल्फ़ा के सामने वाला कौन सा है, 2। अब बताइए x/2 भी 3/2 के बराबर होना चाहिए। तो x का मान क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 हो जाएगा। दैट मीन्स x का मान क्या हो जाएगा आपका, 3। तो Q से लेके Y तक क्या हो जाएगा, 4 3 7। आपका आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर। ठीक है, अगले सवाल में आ जाते हैं। तो इसमें इस
इस सवाल में आपको हम ये कहना चाहते हैं कि आज के बाद आप एकदम ध्यान में रख लीजिएगा कि ये और ये सिमिलर होगा। ये आपके दिमाग से किसी भी हालत में नहीं निकलना चाहिए, किसी भी सूरत में ये बात नहीं निकलना चाहिए कि ट्रायंगल अगर हम इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, तो x और y क्या होगा? सिमिलर होगा, है ना। इसी तरह से अगर इसको हम a कहते हैं, इस ट्रायंगल को, कौन सा? O X R को, तो ये है आपका Z O Z P, इसको हम B कहते हैं, तो ये दोनों भी क्या होगा? A और B भी क्या होगा? सिमिलर होगा। अच्छा, उसी तरह से अगर इसको हम M कहते हैं और इसको N कहते हैं, तो M और N भी हमारा क्या होगा? सिमिलर होगा। यानी इसमें 3 जोड़ा है सिमिलर ट्रायंगल्स का। तो इस तरह का भी सवाल ऑर्थो सेंटर्ड के अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है। सवाल को देख लीजिए एक बार खुद से और पढ़ लीजिए, खुद से प्रयास भी एक बार कर लीजिए और फिर हमारा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। कहा गया है कि एक ट्रायंगल है ABC। चलिए एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया जिसका नाम है A B और C। अच्छा, फिर कहा जा रहा है कि D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। यहाँ पर आपका पॉइंट कौन सा है? D। ये D पॉइंट है आपका जो कि मिड पॉइंट है, और E AD का मिड पॉइंट है। पहले AD को हम मिलाएंगे इस तरह से, ये हो गया हमारा AD और इसका मिड पॉइंट हमने ले लिया E। अब कहा जा रहा है कि BE को जब आगे बढ़ाया गया इस तरह से, तो ये कहाँ मिला जा करके? T पर, AC से T पर मिलता है। और कहा जाता है कि AB की लंबाई 18 है, BC आपका 17 है और AC टोटल आपका कितना है? 15 है। तो आपसे TC पूछा है। तो इस तरह का जो सवाल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि हमने बताया था CVN, देखिए 2 CVN है मिल रहा है। तो इस तरह के सवालों को बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ से आप देखिए, अगर इन सब का रेशियो, हालांकि इसका रेशियो तो हमें मालूम है और इसका रेशियो पूछा गया है, तो मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाना यहाँ थोड़ा कठिन होगा। यहाँ सबसे आसान क्या होगा कि पैरेलल, 2 हमने अल्टरनेटिव बताया था जब सेंट्रोइड में हम बता रहे थे कि सेंट्रोइड जो है वो 2:1 में डिवाइड करता है। तो इस तरह के सवालों के लिए हमने 2 तरीका आपको बताया था। वही प्रूफ करने के दरमियान 2:1 के रेशियो में काटता है सेंट्रोइड मीडियन को, उसी को प्रूफ करने के दरमियान हमने 2 तरीका बताया था। उसमें एक था मास पॉइंट ज्योमेट्री यानी सेंटर ऑफ मास, और दूसरा क्या था कि इस लाइन के आप पैरेलल पहले खींचिए एक लाइन। जब पैरेलल खींचिएगा तो देखिए BD और DC का तो हमें रेशियो मालूम है ना बंधु, ये 1:1 है, तो ये भी 1:1 हो जाएगा, क्योंकि ये BT के पैरेलल कौन सा है? DP। BT के पैरेलल कौन सा है? DP, ठीक है। तो ट्रायंगल BTC में यहाँ C है, DP पैरेलल टू BT, इसलिए BD और DC का जो रेशियो है वही TP और TC का होगा, यानी 1:1 का रेशियो होगा। इतना तो क्लियर है। अब इस वाले ट्रायंगल में देख लीजिए, ऊपर वाले ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल? ADP में, ADP में जो AE और ED का अनुपात होगा वही AT और TP का अनुपात होगा, यानी AT और TP का अनुपात क्या होगा? 1:1। 2 अनुपात मिल गया है। अगर आपने अभी तक हमारा कम्बिनेशन ऑफ रेशियो नहीं पढ़ा है तो कम्बिनेशन ऑफ रेशियो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सवाल आसान लगने लगेगा। यहाँ 2 रेशियो हमें मिला है, कौन कौन सा? एक AT और TP का, दूसरा TP और PC का, है ना। देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं नीचे में, AT अनुपात TP और TP अनुपात PC, 2 रेशियो में मिला है। इसका अनुपात क्या है? 1:1, और इसका अनुपात क्या है? 1:1। इन दोनों ही अनुपातों में TP हमारा कॉमन है, तो जो चीज़ इक्वल होता है 2 अनुपातों में, अगर हम उसके रेशियो वैल्यू को भी इक्वल कर दें, चूँकि TP कॉमन है ना, तो यहाँ जो इसका रियल वैल्यू होगा वही इसका रियल वैल्यू होगा। तो रेशियो वैल्यू को भी इक्वल करने पे क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा। तो रेशियो वैल्यू तो ऑलरेडी आपका इक्वल है, यानी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दैट मीन्स ये तीनों ही हमारा कंबाइन हो गया। अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1
1:1, यानी 3 बराबर भागों में ये लाइन बटा हुआ है। AT बराबर TP बराबर PC, ये तीनों आपस में क्या है, समान है। टोटल है 15, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचेगा, 5 5 10, इधर वाला 5 रह जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, C नंबर ऑप्शन। आ जाइए 3rd नंबर क्वेश्चन में। सवाल को गैस पढ़ लीजिए आप ठीक से और खुद से सवाल को सॉल्व कीजिए। नहीं होता है तो फिर हमारा सॉल्यूशन देखिए। देखिए, एक बात हम आपको समझाना चाहेंगे कि जब कोई समांतर चतुर्भुज होगा, अभी हमने समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम आपको नहीं पढ़ाया है, चूँकि ट्रायंगल ही चल रहा है अभी तक। लेकिन बता दें कि किसी भी समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम में अगर आप इसके डायगोनल को इस तरह से मिला दें तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एक दूसरे का सर्वांगसम होगा। क्या होगा, सर्वांगसम होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अच्छा, सर्वांगसम होगा क्यों, अब ध्यान रखिएगा। सर्वांगसम जैसे ये है हमारा A, B, C और D, तो ट्रायंगल DAB सर्वांगसम किस ट्रायंगल का होगा, BCD का, ना कि DCA का। वजह है इसमें देखिए आमने सामने का जो कोण है ये इक्वल हो जाता है। क्योंकि देखिए ये और ये पैरेलल है ना, आप ये दोनों आपस में पैरेलल है। जब पैरेलल है तो इसका योग और इसका योग क्या होगा, 180। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, 180 माइनस थीटा। अच्छा, तो फिर अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये और ये पैरेलल है, तो फिर इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, यानी ये थीटा हो जाएगा। तो हमेशा ही ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जब ये दोनों समान होगा और ये हमारा पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल समान होगा। अगर इसको हम अल्फ़ा कहें तो ये अल्फ़ा होगा। अगर हम इसको बीटा कहें, पूरे को नहीं बस इतना को बीटा कहें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। क्योंकि ये और ये समांतर है तो ये और ये एकांतर कोण होने के कारण इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल होने के कारण इक्वल होता है। तो दो सर्वांगसम त्रिभुज हमारा बन जाता है। कभी भी पैरेललोग्राम में आप डायगोनल बीच से खींच दीजिए तो दो सर्वांगसम त्रिभुज आपका बन जाएगा। ये देखिए हमारा पैरेललोग्राम है। अभी हमने ऐसे डायगोनल खींचा था, ऐसे खींचिएगा तब भी ये दोनों क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी क्या कहते हैं समांतर चतुर्भुज में डायगोनल जो है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है। समांतर चतुर्भुज की पहचान क्या है, सीधा सा पहचान है कि आमने सामने की भुजा समांतर होनी चाहिए। आमने सामने की भुजा समांतर होनी चाहिए। अब कोई कहता है कि समांतर के साथ साथ बराबर भी होनी चाहिए, तो भाई अगर आमने सामने की भुजा समांतर है तो बराबर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, या आमने सामने भुजा की बराबर अगर है अपोजिट वाला साइड तो समांतर भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो FE जो है वो BC के पैरेलल हो जाएगा ना, तो FE पैरेलल BC, यानी FE को हम BD के पैरेलल कह सकते हैं। उसी तरह से E और D मिड पॉइंट अगर है तो ED जो है AB के पैरेलल हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि ED जो है वो पैरेलल होगा FB के। तो आमने सामने वाला साइड हो गया आपका पैरेलल, ये इसका समांतर, ये इसका समांतर, यानी पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज बन गया। तो ये और ये क्या होगा, सर्वांगसम होगा। उसी तरह से अब इसको आप ढक दीजिए, इसको भी ढक दीजिए, तो FEDC जो है वो आपका क्या बन गया, FEDC समांतर चतुर्भुज। तो ये इसके सर्वांगसम हो जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम ढक दें तो AFDE भी आपका क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। तो ये इसका सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो चार ट्रायंगल जो अंदर में बन रहा है, ये हमने आपको सेंट्रॉयड डील करते वक्त ये भी समझाया भी था कि ये चारों ट्रायंगल आपस में बराबर और सर्वांगसम होती हैं। तो DEF किसके सर्वांगसम होगा, बाकी का तीन ट्रायंगल जो है AFE, BFD और CDE, इन तीनों का ही ये सर्वांगसम होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल में आ जाते हैं। देखिए एक सवाल पूछा गया है जो कि अभी हमने अभी आपको सवाल बताया था। ये सवाल लिखाएंगे नहीं,
शॉर्टकट में हम आपको बता दे रहे हैं। कहा क्या गया है सवाल में कि त्रिभुज ABC में D मिड पॉइंट है BC का और E मिड पॉइंट है AD का। देखिए एक ट्रायंगल है ये आपका ABC, D मिड पॉइंट है BC का और E मिड पॉइंट है AD का। जो सवाल अभी हमने आपको बताया था यही सवाल एग्ज़ाम में पूछा भी गया है एक बार E, ठीक है। और फिर आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ AF एंड FC, जहाँ की BE को बढ़ाया गया तो F पे AC को काटा, तो AF और FC का अनुपात क्या होगा। बंधु आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इस सवाल को आप 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको याद ही हो जाएगा कि ये 1 और 2 का अनुपात होगा। आप अपने पेज और अपने कॉपी पे जहाँ पे भी आप लिख रहे हैं वहाँ पे इस सवाल का चित्र बना करके ऐसे ही नोट बना लीजिए और जो हमने बोला है अभी उसी तरह से आप सवाल को लिख लीजिए। अनुपात क्या होगा 1:2। ठीक है, ये हमने बता दिया था पिछले सवाल में कि क्यों 1:2 होगा। जो हमने यहाँ से एक लाइन खींचा था तो यहाँ सिद्ध किया था कि ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये 1 हुआ और ये पूरा कितना हो जाएगा 2। चलिए अगले सवाल में आ जाते हैं। गाइस अगला सवाल पढ़ लीजिए और जितना जल्दी हो सके आप बना लीजिए और फिर हमारा सॉल्यूशन देखिए। कहा गया डिफरेंस किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का अंतर 17 है, यानी P-B, P और B लंब आधार हुआ, ये आपको 17 दिया गया है। कर्ण यानी H आपको कितना दिया गया है 25 और पूछा क्या गया है P+B, है ना। H किसके बराबर होता है √P² + B² के बराबर होता है ना, √P² + B² के बराबर। तो यहाँ थोड़ा हम अलजेब्रिकली इसको ये हल कर ले सकते हैं। करेंगे क्या कि इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे P+B का होल स्क्वायर प्लस P- B का होल स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये होता है आपका, अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 2PB इसमें प्लस में होगा और इसमें 2PB माइनस में होगा, तो रह क्या जाएगा, यहाँ भी P² यहाँ भी P² यानी 2P² प्लस यहाँ भी B² प्लस में, यहाँ भी B² प्लस में यानी 2B² और 2PB यहाँ वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका क्या रहेगा 2 कॉमन आ गया, अंदर में P² + B²। इसका वैल्यू आपको दिया गया है, कितना इसका वैल्यू दिया गया है 25 का स्क्वायर ये हो जाएगा, दैट मीन्स 625, यानी टोटल कितना हो जाएगा 1250। किसके बराबर P+B का होल स्क्वायर प्लस आपको P-B का होल स्क्वायर आपको दिया गया ना, P-B का वैल्यू यानी 17 का स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या P+B का होल स्क्वायर बराबर 1250 - 289। अगर आप घटाइएगा तो क्या आएगा 1, ये आपका 6 और ये आपका 9, 961 किसका स्क्वायर होगा 31 का, यानी P+B इक्वल टू क्या हो जाएगा 31, आपका आंसर C। अब कहीं 31 का कैसे आपने कर दिया, तो हमने आपको बताया था स्क्वायर निकालने के लिए, है ना, हमने आपको बताया था एक चीज़। थोड़ा सा देखिए, आपको इमेजिनेशन, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा और सही जगह पे मेहनत करना पड़ेगा। इन चीज़ों का बहुत इस्तेमाल होता है। पिछले भी एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर 30 के स्क्वायर में 30 + 31 ऐड कर दीजिएगा, कौन कौन सा 30 के स्क्वायर में किस इसको ऐड कर दीजिएगा 30 को और ठीक इसके बाद वाले नंबर को, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 31 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम दिख रहा है कि 930 का स्क्वायर होता ही है और ऐड क्या किया गया है 61 यानी 30 + 31 यानी ये किस चीज़ का स्क्वायर होगा 31 का, ठीक है। तो ये दिख जाता है, मतलब इतना जितना हम आपको बता रहे हैं उतना टाइम नहीं लगता है। तो सवाल को आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में सवाल को ऐसे बनाना सही नहीं होगा। ये तभी सही होगा जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ट्रिपलेट का सहारा अगर आपके पास ना हो तब आप इस तरह से बनाएं सवाल को। लेकिन अगर ट्रिपलेट आप जानते हैं
है ना। हाइपोटेनस अगर 25 दिया है ना, जैसे ही आपने 25 देखा कि आपके दिमाग में 24 और 7 आना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपने क्या देखा 25 क्या है हाइपोटेनस, तो बाकी दोनों क्या होना चाहिए 24 और 7। और कहा भी गया है कि दोनों का अंतर जरूरी नहीं कि 24 और 7 ही होगा, ठीक है, जरूरी ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि रूट अंडर 24 और दूसरा 1 रहे, तब भी आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। रूट अंडर 19 और रूट अंडर 7 होगा, तब भी आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस 25 हो जाएगा। लेकिन जब हम हाइपोटेनस को 25 देखेंगे तो हमें ट्रिपलेट याद आना चाहिए। जैसे अगर हम किसी गाड़ी में भी नंबर ऐसा लिखा हुआ देखेंगे ना 6, 8, 10, किसी गाड़ी का नंबर इस तरह का है BE 6810, तो मेरे माइंड में तुरंत ट्रिपलेट आता है कि अरे ये तो 6, 8, 10 ये तो ट्रिपलेट हो गया। मतलब इतना प्रैक्टिस हो गया इन चीज़ों का, इतना बार नज़र के सामने से गुजरा है ये सब चीज़। तो ऐसा आपके साथ भी होना चाहिए कि कहीं 6, 8, 10 देखे तो दिमाग में ट्रिपलेट आना चाहिए, कहीं 7, 24, 25 देखे तो माइंड में क्या आना चाहिए कि ट्रिपलेट, ठीक है। तो 25 को हमने देखा, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस 25 अगर है तो डेफिनेटली ट्रिपलेट होगा। 90% चांस है कि सवाल को ट्रिपलेट पे आधारित किया गया, यानी हमारा दूसरा दोनों साइड क्या होगा, एक होगा 7, दूसरा होगा 24, और ये है आपका हाइपोटेनस 25। अब देखिए जो कहा गया है 17, दोनों का डिफरेंस अगर है, दोनों का डिफरेंस 17 हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमारा P और B यही होगा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 31 हमारा आंसर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। आ जाइए अगले सवाल में, देख लीजिए सवाल, पढ़ लीजिए ठीक से, ठीक है, और फिर हमारा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशियो का, है ना। इस्तेमाल उसका देखिए कहाँ कहाँ होता है, ज्योमेट्री में कितना इस्तेमाल हो रहा है, सो देखिए। कहा गया है आपसे कि AE अनुपात EB, जैसे पहली बात तो ये आप सवाल पढ़ लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं आपसे, पॉज करके आप पढ़ के प्रयास भी कर लिए होंगे। ये और ये समांतर है, फिर ये और ये समांतर है आपका, ठीक है। AE अनुपात EB ये है आपका, इन दोनों का रेशियो जो है वो 4 और 5 का है, 4:5 का। अभी फ़िलहाल DN और EC को भूल जाइए, आप इमेजिन कीजिए कि वो है ही नहीं, तो उस कंडीशन में आपका AD और DC भी 4 और 5 के अनुपात में होगा। AD और DC आपका 4 और 5 के अनुपात में होगा। अब आप कंसीडर कीजिए कि ना तो EB है इस ट्रायंगल में, ना CB है, ना DE है। तीन चीज़ को आप भूल जाइए, मिटा दीजिए, और आपका अटेंशन कहाँ होना चाहिए, ACE एक ट्रायंगल है, ACE एक ट्रायंगल है जिसमें CE का पैरेलल DN खींचा गया। अच्छा, अगर CE और DN पैरेलल है तो AD और DC का जो रेशियो होगा वही AN और EN का रेशियो होगा। AN अगर ये 4 तो ये आपका कितना 5। अब आपसे पूछा है NE यानी EN और EB का रेशियो, इनका और इनका रेशियो। कुछ लोग तो 5 और 5 भी कह देते हैं कि ये भी 5 आ गया है और ये भी तो 5 पहले से है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये अलग अनुपात है, ये अलग अनुपात है। ये बात सही है कि यहाँ से और यहाँ को आप कंपेयर करके रेशियो लिखिएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिट कुछ और है, यहाँ पर एक यूनिट कुछ और है। इसका 5 और इसका 5 समान नहीं होगा, पहले दोनों को कंबाइन करना होगा। कंबाइन करने का आधार हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो में बताया है। दोनों ही अनुपात में जो इक्वल है उसे बराबर कर दो। जिस चीज़ का वास्तविक मान बराबर है उसका आनुपातिक मान इक्वल कर दीजिए, यानी रेशियो वैल्यू को समान कर दीजिए। देखिए इस वाले अनुपात में AE और इस वाले अनुपात में टोटल यानी AN प्लस NE समान होगा ना। इस वाले अनुपात में AE जो कि 4 यूनिट है और इस वाले अनुपात में टोटल यानी AN प्लस NE समान होगा, है ना, दोनों AE के बराबर होगा।
लेकिन रेशियो में क्या दोनों बराबर है? यहाँ पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो ए का वैल्यू 9 होगा, 4 + 5 9 होता है, और यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है? 4 है। तो आप कीजिएगा क्या, दोनों को समान कर दीजिएगा। कैसे समान कीजिएगा? ये 9 है, ये 4 है, इसमें आप 9 से गुना कर दो और इसमें आप 4 से गुना कर दो। अब दोनों अनुपात आपका कंबाइन हो गया। अब आप कह सकते हैं कि AN 16, NE 20 और EB कितना हो गया? 45। EB कितना हो गया? 45। ठीक है। अब हम कंबाइन हो गया है ना, कंबाइन हो गया तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर आप सीधा कंपेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स आपसे पूछा क्या गया है? NE अनुपात EB, 5 इसका और इसका 5 कट जाएगा, यानी अनुपात क्या रह जाएगा? 4:9। तीनों को कॉम्बिनेशन में अनुपात क्या होगा? अगर पूछा जाता आपसे AN अनुपात NE अनुपात EB, अगर कॉम्बिनेशन में पूछा जाता तो आप कहते 16:20:45। लेकिन आपसे सिर्फ इन दोनों का पूछा गया है तो इन दोनों को अलग कर लो। NE अनुपात EB 20 और 45, यानी 4 × 5 = 20, 5 × 5 = 45। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर यहीं पर आ गया था। ठीक है। एग्ज़ाम में प्रयास ये करना है, हम लोग का मेन मोटिव ये है कि पेन को छोड़ दें। मतलब पेन का कम से कम छोड़ना नहीं है, एग्ज़ाम में कभी भी पेन लेके ही जाना है, लेकिन पेन का जो इस्तेमाल है उसको रिड्यूस करते जाएं। हर रोज़ एवरी मोमेंट जो पेन का इस्तेमाल है, हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि पेन के इस्तेमाल को हम कम करते चले जाएं। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे एक सवाल पूछा गया था, आज हम देख रहे थे एग्ज़ाम में, पूछा क्या गया था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो उस समबाहु त्रिभुज की माध्यिका ज्ञात करें। अब जिसको इमेजिनेशन नहीं हो पाएगा वो क्या करेगा? वो तो फिगर बनाएगा, लेकिन हमारे साथ क्या है, हमारे साथ दिमाग में ही फिगर बन जाता है। इतना हमने प्रैक्टिस किया हुआ है, इतना बार वो सारा चीज़, वो ट्रायंगल, ये सवाल हमारे सामने से कई बार गुजरा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जो ट्रायंगल का फिगर है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो हज़ारों बार गुजरा है दिमाग, आँख के सामने से। दिमाग में हज़ारों बार आया है, आँख के सामने से तो कम ही गुजरा होगा, लेकिन दिमाग में उसका फिगर कई बार आया है। कितना बार आया उसका कोई गिनती नहीं है। तो उस फिगर को इमेजिन करते रहना है। हम जो आपको कहते हैं विजुअलाइजेशन, बार बार हमारा जोर इसी पर होता है कि विजुअलाइजेशन को आप ठीक कीजिए। ज्योमेट्री में आप जो भी पढ़ रहे हैं, सवाल को बनाने में मत लग जाइए, विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइजेशन से ही आपका गति आएगा। जैसे अब हमारे दिमाग में जैसे ही हमने देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हुआ, एक सेकंड थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टर्ब ये फ़ोन कर रहा है, इसे साइलेंट कर देते हैं। जैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हमारे माइंड में आया तो उसका सबसे पहली बात तो ये कि सारा सेंटर एक ही जगह पर है। इन रेडियस है या सरकम रेडियस, सॉरी इन सेंटर है या सरकम सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, सेंट्रोइड है, जो भी सब एक ही जगह पर है। तो इन रेडियस दिया हुआ है, तो जो मतलब इन रेडियस वाला जो लाइन है वही तो मीडियन वाला भी लाइन है। इन रेडियस वाला नीचे होता है, क्योंकि ट्रायंगल अंदर से जब बनेगा तो इन रेडियस कौन सा होगा? नीचे वाला। हम इमेजिन कर पा रहे हैं, इस चीज़ को हम इमेजिन कर पा रहे हैं। देखिए ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? तो ये इन रेडियस है, ये हम इमेजिन कर रहे हैं, और ये हमारा क्या है? एक सेकेंड चलिए, चल रहा है। गलती से मेरा भी फ़ोन ऑन रह गया था, अभी फ़ोन अगर इस पे आ गया होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाता। समझ रहे मेरी बात को? तो जो इन रेडियस वाला लाइन है यही तो मीडियन वाला भी लाइन है, यानी ये 1 हुआ तो ये 2 हुआ, अब ये 3 दिया हुआ तो ये 6 हो जाएगा, है ना? तो पूरा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मीडियन का लंबाई पूछा है, तो ये सवाल आपको फिगर बनाना पड़ रहा है, आप इसमें सोच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने विजुअलाइजेशन ठीक से नहीं किया, इमेजिनेशन ठीक से नहीं किया है। फिगर को इमेजिन करना है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? फिगर को इमेजिन करना है। जितना भी टॉपिक हमारा ट्रायंगल में हो, सर्किल आगे पढ़ाएंगे उसमें आएगा,
हर एक चीज को बार बार इमेजिन करना है, माइंड में घुमाते रहना है। देखिए एक और सवाल हम देखे थे आज जो एग्जाम में पूछा गया था, वो माइंड से निकल गया। ठीक है, तो आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है।